उठो, कपड़े पहनो और ये रोनी शक्ल बनाकर बाहर मत आना। ऑफिस में किसी को भनक नहीं पड़नी चाहिए कि हमारे बीच कुछ हुआ है। शाहराम अफंदी के जहरीले लहजे पर इसकी आंखें भर आईं। सर, मुझे बहुत जलन हो रही है, मैं अगले 2 दिन ऑफिस नहीं आ पाऊंगी। इसकी आवाज भर आई। मिस मारिया, ये मत भूलें, मैंने खानदान भर की मुखालफत मोल लेकर आप जैसी मामूली लड़की से निकाह इसलिए किया कि बिजनेस की थकावट के बाद कुछ लम्हे सुकून के एंजॉय करूं। वो खुद को बेडशीट से छुपा रही थी जब शहराम ने फर्श पर गिरे अंडरगारमेंट्स उठाकर इसकी तरफ बढ़ाए। सर, आप मैरिड हैं, आपकी वाइफ भी तो। इनफ इज इनफ मिस मारिया, आपसे जितना कहा जाए इतना करें और ये 50,000 हैं। कल मुझे ब्लैक नाइटी में चाहिए आप। या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? इतनी तूफानी बारिश, इस बारिश में तो सवारी मिलना भी बहुत मुश्किल है। मारे इस वक्त ऑफिस से बाहर एक छोटे से शेड के नीचे खड़े होकर बारिश से बचने की नाकाम कोशिश कर रही थी। ऐसे आज काम करते करते शाम हो गई थी। सर, शहराम अफंदी काम के मामले में बहुत सख्त हैं। पिछले 2 दिन से तबीयत खराब होने की वजह से मारिया ने 2 दिन ऑफिस से छुट्टी की थी और आज इसकी टेबल पर 2 दिन का पिछला सारा काम पड़ा हुआ था, जिसे निपटाते निपटाते इसे शाम हो गई थी। और अब जब बाहर निकली तो बरसती बारिश इसका मुंह चेरा रही थी। घर की तरफ देखा, शाम होने में अब कुछ ही देर बाकी थी। अंधेरा होने से पहले पहले वो घर पहुंचना चाहती थी, वरना भाभी के भड़काने पर भाई के गुस्से का पारा बुलंद होता जाता। अब तो वो गुस्से में आकर ऐसे 1-2 थप्पड़ भी लगा दिया करते थे। वो ये सब सिर्फ और सिर्फ माँ की वजह से बर्दाश्त करने पर मजबूर थी। इसने बहुत बार अपनी माँ से कहा कि अब मैं अच्छी जॉब करने लगी, अम्मी अब मेरे साथ चलें, हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, हम लोग एक अलग घर में सुकून से रहेंगे। जमीला बेगम ने इसका चेहरा दोनों हाथों में थामा और मुस्कुराते हुए कहने लगी, बेटी ऐसी बात दोबारा सोचना भी मत। अपना घर अपना ही होता है। तुम्हारा भाई जैसा भी है, सर का साहिबान तो है ना, बाहर की दुनिया को नहीं जानती। अकेली औरतों को ये जालिम जमाना नोच कर खा जाता है। अम्मी, ऐसे तपते साहिबान का क्या फायदा जो आपको साया तो दें मगर साथ आपको झुलसा के भी रखें। बेटा, फिर भी ये मेरा घर है जो मैंने बहुत मोहब्बत और कितने ख्वाब आंखों में सजा कर बनाया था। तुम्हारे बाप की जिंदगी की सारी कमाई ये घर है। अब मैं घर छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? और वो अम्मी की बात पर मुंह बसोड़ कर रह जाती। इस वक्त भी इसका ध्यान अम्मी की तरफ था। जब तक वो घर पर ना पहुंचती भाभी ने बातें सुना सुनाकर हलकान करती रहती। तभी इसके पास शहराम की गाड़ी आकर रुकी थी। क्या बात है मिस मारिया, अभी तक आप यही हैं? सर, शहराम की आवाज पर वो अपने ख्यालों से चौंक कर बाहर आई। जी सर, कब से किसी गाड़ी का इंतजार कर रही हूँ मगर कोई सवारी नहीं मिल रही। इस मौसम में सवारी मिलना बहुत ही मुश्किल है, आप आए मेरे साथ, मैं आपको आपके घर ड्रॉप कर देता हूँ। मारिया इसकी पेशकश पर गहरी सोच में पड़ गई थी। अगर वो शहराम की गाड़ी में बैठकर घर जाए तो कहीं कोई नया फसाना न खड़ा हो जाए। भाभी तो हर वक्त इसकी खोज में रहती थी मगर इस वक्त इनकार करना भी मुनासिब नहीं था। न जाने कब तक इसे यूं ही खड़ा रहना पड़ता। क्या सोच रही है मिस मारिया? आ जाए, मुझे फिर एक जरूरी काम से भी जाना है। अब की बार शहराम के अंदाज में नागवारी झलकती थी। मारी अब चलते हुए इनके गाड़ी में आकर बैठ गई थी। बारिश में खड़े होने की वजह से इसके कपड़े जगह जगह से जिस्म के साथ चिपके थे, जिन्हें वो हाथ की मदद से अलहदा कर रही थी। शहराम की नजरों ने इसके सर से लेकर पांव तक तवाफ किया था। लड़की तो बहुत खूबसूरत है, आज से पहले मुझे इसके हुस्न का अंदाजा नहीं हुआ। वो इसकी भीगी पलकों से बेदाग चेहरे और गुलाबी होंठों को देखकर सोचने लगा था, कमाल है, कितना टाइम हो गया इसे ऑफिस में काम करते हुए और मैंने नजर भरकर ऐसे देखा तक नहीं। अपना एड्रेस समझाए मुझे। मारिया के एड्रेस बताने पर इसके माथे पर शिकनों के जाल बिछने लगे थे। हो माय गॉड मिस मारिया, आप इतने पसमानदा इलाके में रहती हैं, वहां की तो सड़कें भी टूटी फूटी सी हैं। मेरी गाड़ी खराब हो जाएगी। सर, फिर आप मुझे यहीं पर रोक दें, मैं किसी रिक्शे में चली जाऊंगी। नहीं मिस मारिया, ये कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, मैं आपको आपके घर तक ही। बताने पर इसके माथे पर शुकनों के जाल बिछने लगे। ओह माय गॉड मिस मारिया, आप इतने पसमानदा इलाके में रहती हैं,
वहां की तो सड़कें भी टूटी फूटी सी हैं, मेरी गाड़ी खराब हो जाएगी। सर फिर आप मुझे यहीं पर रोक दे, मैं किसी रिक्शे में चली जाऊंगी। नहीं मिस मारिया, ये कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, मैं आपको आपके घर तक ड्रॉप कर दूंगा। जब वो लोग घर के दरवाजे तक पहुंचे थे तो तूफानी बारिश में रुके थे। घर करीब पहुंचकर मारिया ने शहराम को चाय की ऑफर की थी। शहराम इसे इनकार करना चाहता था, मगर फिर जाने क्या सोचकर वो गाड़ी से उतरकर नीचे आ गया। मारिया का खौफ से खून खुश्क हो गया। इसने तो महज यूं ही मरवतन ये बात कही थी। इसे अंदाजा नहीं था कि शहराम सच में चाय पीने पर तैयार हो जाएगा। अब घर में भाई भाभी और अम्मा को क्या जवाब दूंगी। घर के करीब पहुंचे हैं तो अंदर से आने वाली आवाजों को सुनकर वो दोनों अपनी अपनी जगह पर ठिठक गए थे। मारिया का तो खौफ से रंग भी पीला पड़ गया। मिस मारिया, आपके घर पर सब ठीक है? इतनी आवाजें क्यों आ रही हैं? मारिया ने बहुत मुश्किल से थूक निकला, सब ठीक है सर, सुबह तक तो खैरियत थी, अब पता नहीं क्या हो गया है। न जाने इस वक्त मेरा आपके घर जाना मुनासिब भी होगा या नहीं। तभी दरवाजे पर एक धाड़ की आवाज के साथ खुला। घर में बहुत सारे लोग नजर आ रहे थे। दरवाजा खोलने वाली हस्ती मारिया की फूफो की थी, जिनकी आंखों से इस वक्त कहरो गजब के शरारे फूट रहे थे। वो इसकी होने वाली सास भी थी, बल्कि इनके बेटे के साथ ही मारिया की मंगनी हुई थी। आगे महारानी किंचड़ी, और आगे और कौन है ये जिसके साथ तुम कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो? गैर इरादी तौर पर मारिया शहराम के बहुत करीब खड़ी हो गई थी। हिचकिचाकर इसने अपने और शहराम के बीच में फासला पैदा कर लिया था, जिसके साथ तुम कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो। गैर इरादी तौर पर मारिया शहराम के बहुत करीब खड़ी हो गई थी। हिचकिचाकर इसने अपने और शहराम के बीच में फासला पैदा कर लिया, मगर वहां पर मौजूद जितने भी लोग हैं, इनकी आंखों में मारिया के लिए इस कदर गुस्सा, नफरत और तमस्खुर नजर आ रहा था कि मारिया को अपना सांस लेना भी दूभर महसूस होने लगा। क्या हो गया है? सब लोग मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? और सब लोग घर में क्यों इकट्ठे हुए हैं? गलत मुझे ये बताओ बीबी कि ये कौन है? फुप्पो, ये मेरे सर हैं, इनके ऑफिस में ही काम करती हूँ मैं। आज बारिश थी तो कोई सवारी ना होने की वजह से ये मुझे घर ड्रॉप करने के लिए आए। मगर आप सब लोग इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या हुआ? काम से वापस आने में देर सवेर तो हो जाती है, मगर ये क्या कि भाभी ने पूरा खानदानी घर पर इकट्ठा कर लिया। बेटा, तुम्हारी भाभी ने अब जो किया बिल्कुल ठीक किया, और वो हमेशा ही ठीक थी। हम ही इसे गलत समझते थे। अरे ऐसी बदकिरदार लड़की जो घर वालों की आंखों में धूल झोंके, जो गैर लड़कों के साथ ताल्लुक बनाया, ऐसी लड़की को घर में कौन रखता है? फूफो बस करें, अब आप बहुत बोल रही हैं। ऐसा क्या कर दिया मैंने जो आप इल्जाम लगा रही हैं? शहराम भी खामोशी से इनकी सारी बातों को सुन रहा था। लोगों देखो जरा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। अब नुमान भी बाहर आ गए थे। गुस्से से इन्होंने मारे के मुंह पर पे दर पे कई थप्पड़ मारे। शहराम ने इन्हें पकड़कर पीछे किया। ये कोई तरीका नहीं है इस तरह बात करने का। वो आपकी बहन है, आपके घर की इज्जत है, और आप सब लोगों ने दरवाजे पर तमाशा लगा दिया। आसपास मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे? आपको जरा भी ख्याल नहीं है जो कुछ इसने किया है क्या वो सही है? ऐसे हमें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मारिया तो मुंह पर हाथ रखे बेयकीनी से फटी फटी निगाहों से अपने भाई को देख रही थी, जिसने इतने लोगों के बीच में इसकी जात पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया था। नुमान अब इसे घसीटता हुआ घर के अंदर ले आया। शहराम को इस सूरत हाल पर घर से बाहर जाना मुनासिब नहीं लगा। वो भी घर के अंदर आ गया था, और फिर सारी बात इसके सामने खुलकर आ गई। भाभी ने मोबाइल शहराम और मारिया की आंखों के सामने लहराया था, जिसे देखकर मारिया की आंखें शर्म से झुक गई थी। इसमें मारिया की वीडियो थी। इसमें वो बेलिबास गैर इखलाकी हरकत एक लड़के के साथ कर रही थी। वो लड़का कौन था? इसका चेहरा गैर वाज़ेह था, मगर वो मारिया ही थी। इसका चेहरा इस कदर साफ शफाफ नजर आ रहा था कि पहचानने में बिल्कुल भी गलती का इम्कान नहीं था। शेराम ने बेयकीनी से मारिया की तरफ देखा। इसने जब मारिया को देखा था, एक ही तरह के हुलिये में देखा था। सीधे सादे ढीले ढाले शलवार कमीज में सर पर दुपट्टा लिए वो खास मौजिज नजर आती थी। मगर ये वीडियो, इसने दिलचस्प निगाहों से वीडियो की तरफ देखा था, मगर फिर इस पर यह इंकिशाफ हुआ कि ये वीडियो असली नहीं है। और इन लोगों को ये बात समझाने की कोशिश की, मगर वहां पर कोई आवाज सुनने को तैयार नहीं था।
अरे वीडियो बिल्कुल असली है, ये झूठी वीडियो कौन बनाएगा और क्यों? इसके साथ किसी की क्या दुश्मनी? अब इस बात का शहराम क्या जवाब देता? अब वो बिना कुछ कहे खामोशी से मारिया की तरफ देख रहा था, जिसका चेहरा लट्ठे की मानिंद सफेद पड़ा था। आंखों से आंसू झिड़ियों की मानिंद बह रहे थे और सब लोग इस पर नजर और तहकीर की बारिश बरसा रहे थे। ऐसे माहौल में एक जमीला बेगम थी जो बिल्कुल खामोश थी, जिनके मुंह से एक लफ्ज तक नहीं निकला था। एक वो थी जो मारिया की बेगुनाही की गवाह थी। वो जानती थी कि इनकी बेटी कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती। यकीनन इनकी बेटी को फंसाने के लिए किसी ने साजिश की है, मगर इनकी बात पर यकीन करता कौन? सभी सवाल पूछते कि मारिया के साथ ये हरकत कौन करेगा, और यही तो वो नहीं चाहते थे कि इनकी बेटी ने आखिर किसी का क्या बिगाड़ा था जो इसकी सीधी सादी इज्जत पर हमला कर दिया। मारिया को लग रहा था कि वो एक बंद गली में आ गई है, एक ऐसी बंद गली जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। सब लोग इसे अपने दुश्मन ही लग रहे थे जो इस पर बातों के पत्थर बरसा रहे थे। ऐसे में शहराम ने पल भर में एक फैसला किया और फिर अपने फैसले से सबको आगाह किया। मैं मिस मारिया के साथ निकाह करने के लिए अभी और इसी वक्त तैयार हूँ। मैं इनके सर पर इज्जत की चादर डालना चाहता हूँ ताकि कोई इन पर दोबारा बात न कर सके। अचानक सारे मजमे में खामोशी छा गई। मारिया को भी अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। फटी फटी बेयकीन निगाहों से वो शहराम की तरफ देख रही थी। इसने आंखों ही आंखों में मारिया को जैसे पुरसकून होने का इशारा किया था, और फिर इसके बाद सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मारिया को संभलने का मौका ही नहीं मिल सका। खानदान के लोग तो अब और भी ज्यादा बातें बना रहे थे। ऐसे ज्यादा चालाक और मकार लड़की हमने नहीं देखी। पहले इसने मेरे बेटे को फंसाया। मैंने बेटे को मना भी किया कि तुम्हारा मैं इस घर से रिश्ता नहीं करूंगी, मगर इसने मुझे जहर खाने की धमकी दी। तब जाकर मैं इसके साथ अपने बेटे की मंगनी करने पर तैयार हुई, और अब किसी और लड़के के लिए इसने मेरे बेटे को धोखा दिया, और साथ ही इसने एक और लड़का भी शिकार कर लिया। फूफा अपने जिगर के आबले फोड़ रही थी। भाभी भी क्यों पीछे रहती? इन्हें भी तो मौका मिल गया। मैं भी तो यही कहती थी कि लड़की के लक्षण ठीक नहीं है। इसके रंग ढंग तो शुरू दिन से खराब थे, मगर आप ही मेरी बात को समझ नहीं सकी। ऐसे तो नौकरी के बहाने घर से बाहर निकल गई। अपने बॉस के साथ इसका चक्कर चल रहा था, और देखें कैसे बॉस ने मौके से फायदा उठाकर इससे निकाह कर लिया। भाभी से तो किसी तरह भी शहराम खान की दौलत, वो बड़ी गाड़ी और इनका रहन सहन हजम नहीं हो रहा था। अक्सर मारिया घर में अपने सर के बड़े से बंगले और इनकी दौलत के बारे में अपनी माँ को बताती थी। इसके लहजे में हसरत होती थी। अक्सर कहती, माँ, अल्लाह लोगों को इतना नवाज देता है ना, और कुछ लोगों को महरूम रखता है। बेटी, अल्लाह की मसलियत है, इसकी तकसीम है, वही शान है। और इसकी ये सारी बातें इसकी भाभी सुनती थी। जली दिल में वो भी इन लोगों के रहन सहन और दौलत के बारे में सुन सुनकर जलती रहती। गो के इनका कभी भी शहराम या इसकी फैमिली से सामना नहीं हुआ था, और अब जब इनकी वो नंद, जिसके साथ इन्हें दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत महसूस होती थी, जिसके लिए वो कभी कुछ अच्छा सोच ही नहीं सकती थी, वो नंद इस बड़े से घर में ब्याह कर जा रही थी। ये बात इनसे किसी कीमत पर भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। निकाह के बाद शहराम ने मारिया को फिल वक्त अपने साथ रुखसत करने से इनकार किया था। इसकी माँ को समझाते हुए कहने लगा, अभी ये कुछ दिन आप लोगों के पास ही रहेगी, जब तक मैं कुछ मसाइल है मैं इनसे निपट लूं, मगर ये ऑफिस में आना चाहे तो आती रहेंगी। अभी ये मेरी आपके पास अमानत है। जमीला बेगम तो पूरे खानदान की बातों को सुन सुनकर अपनी बेटी के मुस्तकबिल का सोचकर बुरी तरह बैठ गई थी। अब जब अपनी बेटी को इतने शानदार इंसान के साथ मंसूब देखा, तो अब इनके वजूद में सुकून की लहर उतर आई थी। ठीक है बेटा, जब तक तुम अपने घर वालों को भी इस रिश्ते के बारे में बता दो, तब तक वो मान नहीं जाते। हम लोग मारिया को अपने पास ही रखेंगे। शहराम के वहां से जाते ही एक बार फिर से पूरे घर में भांत भांत की बोलियां शुरू हो गई थी। सभी का मकसद मारिया की किरदार कशी था। अब तो इसका मंगेतर भी वहां पर पहुंच गया था, और वो इसकी वो नादीदा बुराइयां बयान करने लगा जो उसने कभी की नहीं थी। वो खुद मारिया से बात करने के लिए मरा जाता, बार बार ऐसे कॉल करता, और वो इसे जवाब तक नहीं देती थी। और अब वही मारिया की किरदार कशी कर रहा था। सबको कितने फखर से बता रहा था कि मारिया ने इसे किस तरह फंसाया और इसके साथ कितनी गंदी गंदी बातें करती है।
یہ دراصل اس کا انتقام تھا جو ماریہ کے اپنے ہاتھوں سے نکل جانے پر اسے ہنسنے بکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ ماریہ اپنی ماں کے کمرے میں آئی، دروازہ بند کر کے ان کے بستر پر لیٹ کر ان کی گود میں سرک کر بری طرح سے رونے لگی تھی۔ آج کے دن کا اختتام اس پر پوری طرح سے یاست اور تھکن اتار گیا۔ اگلے دن اس کے آفس میں شہرام کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی۔ ابھی وہ اپنے کیبن میں بیٹھی تھی کہ جب شہرام کے پرسنل نمبر پر کال آئی تھی۔ شہرام کا نمبر دیکھ کر ایک بار اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ جی سر، میرے ریسٹ روم میں آؤ، تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ آفس میں ایک الگ ریسٹ روم تھا جہاں پر صرف شہرام کا ہی مختصر قیام ہوتا۔ سب دوبارہ دروازہ بند کر کے وہ ریسٹ روم میں آئی تھی۔ کمرے کا دروازہ ہلکے سے کھلا ہوا تھا۔ اس نے دستک دی تو شہرام کی گمبھیر آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ دروازہ کھلا ہے، اندر آ جاؤ۔ کمرے میں نیم اندھیرا پھیلا ہوا تھا اور بھینی بھینی سی خوشبو ماریہ کو اپنے حواسوں پر چھاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے قدم جیسے زمین نے پکڑ لیے تھے۔ سامنے صوفے پر شہرام بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ یہاں میرے پاس آؤ۔ ایک بار تو ماریہ کا پورا وجود پوری طرح سے کانپ گیا۔ پہلی بار اسے اپنے اور شہرام کے بیچ موجود رشتے کا احساس ہوا تھا۔ اس کا دل جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بےتاب ہو گیا۔ اتنی بری طرح سے گھبرا رہی تھی کہ ہتھیلیاں بھی پسینے سے بھیگ گئی تھیں۔ یہاں آؤ ماریہ، میں غیر نہیں تمہارا شوہر ہوں۔ کل ہی میرا تمہارے ساتھ نکاح ہوا ہے، کچھ باتیں کرنی ہے تمہارے ساتھ۔ اور وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر اس کے پاس آئی تو اپنے اور اس کے بیچ کچھ فاصلہ رکھ کر بیٹھ گئی۔ شہرام نے اسے پکڑ کر اپنے قریب کر لیا۔ سارے فاصلوں کو اس نے ایک لمحے میں مٹا دیا تھا۔ اتنے دور کیوں بیٹھ رہی ہو؟ اس کے اوپر جھکتے ہوئے بولا تو ماریہ پوری طرح گھبرائی تھی۔ اس کے منہ سے تو آواز تک نہیں نکل رہی تھی۔ بولو، کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ بس یوں ہی۔ اس کی بات پر شہرام نے ہلکا سا کہکا لگایا۔ میں تمہارے لیے کوئی غیر تو نہیں ہوں۔ پچھلے 6 مہینوں سے تم میرے ساتھ یہاں پر کام کر رہی ہو۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی تو نہیں ہیں۔ ایک لمحے کو ماریہ اس کی بات پر چپ کی چپ رہ گئی۔ ایسے کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ سر، کل جو بھی ہوا، شہرام نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، کل تک جو کچھ بھی ہوا وہ تمہارا ماضی تھا، اور اب ماضی کے بارے میں بات کرنے والا انسان نہیں ہوں۔ میں صرف حال میں جیتا ہوں اور حال ہی کی بات کرتا ہوں۔ مجھے حال میں رہنا اور مستقبل میں جھانکنا اچھا لگتا ہے۔ ماضی پرست لوگ مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ ماریہ کے سینے سے جیسے بڑا بوجھ سرکا تھا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ شاید شہرام اس سے کل والے حادثے پر بات کرے گا، اسے اس ویڈیو کے بارے میں زور سے سوال کرے گا، مگر شہرام تو سیدھے سے اس بارے میں بات کرنا دور کی بات سننے پر بھی تیار نہیں تھا۔ آپ بہت اچھے ہیں سر، جس طرح آپ نے کل میرا خیال رکھا، میرے سر پر عزت کی چادر ڈالی، آپ کی قدر میری نظر میں اور بڑھ گئی ہے، مگر مجھے خود پر شرمندگی بھی ہے۔ شہرام جو اس کے بالوں کی لٹوں سے کھیلتے ہوئے اس کی بات غور سے سن رہا تھا، آخری بات پر چونکا تھا۔ شرمندگی؟ کیسی شرمندگی؟ آپ میری وجہ سے مشکل میں پڑ گئے سر۔ ارے تو میں مشکل میں کیسے پڑ گیا بھلا؟ مجھے مشکل میں ڈالنے والا ابھی کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ ماریہ اس کی بات پر ایک پل کو خاموش ہو گئی۔ میرا کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا، میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ کی فیملی، آپ کے پیرنٹس، وہ تو ابھی اس رشتے کے بارے میں کچھ جانتے بھی نہیں ہیں۔ دیکھو ماریہ، اس نے ماریہ کو سختی سے ٹوک دیا تھا، وہ میرا ہیڈک ہے، تمہارا نہیں۔ اب تم مجھے اریٹیٹ کر رہی ہو۔ جن چیزوں سے تمہارا کوئی کنسرن نہیں ہے ان کے بارے میں تمہارا سوچنا بنتا نہیں ہے، اور ویسے بھی اگر میں بزدل ہوتا، دوسروں کے بارے میں سوچ کر کوئی فیصلہ کرنے والا ہوتا تو کل میں یہ نکاح نہ کرتا۔ اس لیے اب تم اس ساری باتوں کو چھوڑو اور اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا اب کیا ارادہ ہے۔ شہرام کی ساری باتوں کو غور سے سنتے ہوئے اس کی آخری بات پر وہ جیسے جھجک سی گئی تھی۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ میرا وہی مطلب ہے جو تم سمجھ رہی ہو۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر اس کے ماتھے پر محبت کی مہر ثبت کرتے ہوئے بولا تھا۔ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں تمہیں پہلی نظر میں پسند کرنے لگا تھا، مگر کبھی اس کا اظہار نہیں کیا، یہ سوچ کر کہ تم سمجھو گی کہ تمہارا باس ٹھڑکی ہے، ایک دل پھینک انسان ہے، مگر میں تمہارا باس ہی نہیں، تمہارا شوہر بھی ہوں۔ اب تو میں تم پر ٹھڑک بھی جھاڑ سکتا ہوں اور تم سے بے تحاشا پیار بھی کر سکتا ہوں، کیونکہ اب تو میرے پاس باقاعدہ سرٹیفکیٹ بھی ہے۔ اس کی بات پر ماریہ بلش کر گئی۔ مگر سر، ابھی تو ہماری رخصتی بھی نہیں ہوئی اور یہ سب مناسب نہیں ہے۔ کم آن ماریہ، وہ لاپرواہی سے بولا تھا۔
रुखसती हुई नहीं है तो हो जाएगी, बल्कि मैं तो अभी और इसी वक्त रुखसती करने के लिए तैयार हूँ। तो बताओ कैसा लगा तुम्हें कमरा, तुम्हारे लिए खास तौर पर सजाया। अब मारिया ने नजर बेड पर डाली थी। अब इसे अंदाजा हुआ कि कमरे में भीनी भीनी खुशबू इन फूलों की थी। शेहराम ने बेड पर ताजा फूलों की सेज सजा रखी थी और वह इसका हाथ पकड़कर फिर स्टेज की तरफ आया। मारिया का हाथ कपकपा रहा था और वो धड़कते दिल के साथ शेहराम के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। और फिर शेहराम ने इसे इस कदर प्यार दिया कि वो अपना आप भी जैसे भूल गई थी। आज इसे लग रहा था कि वो दुनिया की खुशकिस्मत तरीन इंसान है। इसे इतना अच्छा, इतना चाहने वाला, इतना शानदार इंसान मिला है, जिसके सामने हजारों लोग सर झुका देते हैं, जिसके सामने लोग भूलने से पहले भी सोचते हैं, और वो आदमी इस पर मर मिटा था। इसे अपनी खुशकिस्मती पर रश्क आ रहा था। आज ना शेहराम खुद ऑफिस में गया था और ना इसे कोई काम करने दिया। जब छुट्टी का वक्त हुआ तो तब इसने खुद ही मारिया को घर पर ड्रॉप किया था। अब मारिया को किसी बात का डर भी नहीं रहा था, ना किसी के सवालों का, ना किसी की बातों का। शेहराम इसका शौहर था, एक मजबूत साहिबान इसके साथ था। वो भला किसी की बातों से क्यों कर डरती। शेहराम ने गाड़ी से उतरते हुए इसके हाथ पर कुछ पैसे रखे थे। ये क्या? ये तुम्हारा खर्चा, बीवी और तुम्हारी सारी जिम्मेदारियों का ख्याल रखना भी मेरा फर्ज बनता है, मगर मुझे इसकी इतनी खास जरूरत नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही तो मैंने सैलरी ली थी, इसमें से कुछ पैसे मेरे पास पड़े हैं। मारिया इसके हाथ से पैसे लेते हिचकिचाई थी। शेहराम इसके झिझक को समझ गया, खुद इसके पर्स की जिप खोलकर इसमें पैसे डाल दिए थे। इसमें शर्माने की क्या बात है मारिया, ये तुम्हारा हक है जो तुम अपने शौहर से ले रही हो, बल्कि तुम तो खुद मुझसे धौंस जमा कर अपना खर्चा ले सकती हो। अब तुम जाओ। और हाँ मारिया, जब वो गाड़ी से उतरने लगी तो शेहराम ने इसे फिर से रोका था। कल तुमने रेड कलर के कपड़े पहनकर आने हैं, रेड कलर मेरा फेवरेट है और तुम पर ये कलर बहुत अच्छा लगता है। मारिया का चेहरा इसकी तारीफ पर खिलसा गया। हंसते मुस्कुराते हुए घर में दाखिल हुई थी। भाभी ने इसे हसद की निगाह से देखा था। इनके दिल में कितनी ख्वाहिश थी इस लड़की को बर्बाद करने के, मगर इसकी किस्मत अच्छी थी कि वो इनकी हर चाल से बच जाती। इस लड़की पर किस्मत कितनी मेहरबान है। हसद से इसे देखते हुए वो भूल गई थी कि किस्मत का इख्तियार किसी इंसान के पास नहीं, बल्कि ऊपर जो जात बैठी इसके पास है। वो जब चाहे, जिस वक्त चाहे, किसी की भी तकदीर का रुख अपनी मर्जी के मुताबिक मोड़ सकता है। कभी खाली दामन का दामन खुशियों से भर सकता है, तो कभी खुशियों से मुकम्मल इंसान को भी महरूमियों की दलदल में धकेल सकता है। ये तो सब इसके फैसले हैं, सब इसकी तकसीम, मगर मारिया की भाभी जैसे कमजोर लोग इस हकीकत को तस्लीम नहीं करते थे। इन्हें लगता था कि वो अपनी चालाकी और मकारी से सारी दुनिया खरीद सकते हैं, मगर फिर जब ऐसे लोग मुंह के बल गिरते हैं तो तब इन्हें अंदाजा होता है कि इनकी औकात एक मच्छर से ज्यादा नहीं है। इन दिनों मारिया की खुशी से हवाओं में उड़ती जा रही थी। हर रोज वो ऑफिस में जरूर जाती, मगर अपने कैबिन में नहीं, बल्कि शेहराम के रेस्ट रूम में। अब जो शेहराम के कहने पर इसने अपने कैबिन पर जाना भी छोड़ दिया था, सीधा वो रेस्ट रूम में आती। अक्सर ऑफिस का कोई मुलाजिम इसे देखता तो वो हैरान रह जाता। अक्सर मुलाजिम इसके बारे में गलत अंदाज में बात भी करने लगे थे, मगर शेहराम के डर के मारे कोई कुछ कहकर अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने के हक में नहीं था। सारा सारा दिन वो रेस्ट रूम में बैठी रहती। शेहराम भी कई घंटे इसके साथ बिताता। वो इसकी पसंद के खाने ऑर्डर करता, इसे इसकी पसंद की शॉपिंग करवाता। इन चंद दिनों में इसने मारिया को खुशियों से मुकम्मल कर दिया था। इसे इतने तोहफे दिए कि इसकी अलमारी इन तोहफों से भर गई थी और खुशी से हर चीज माँ को दिखाती। वो इसका खुला हुआ चेहरा देखकर खुद भी खुश हो जाती। बेटा, इंसान की मोहब्बत को तोहफों के साथ नहीं तोलना चाहिए। नहीं माँ, मैं भी इतनी कमजोर नहीं हूं कि इन तोहफों से अपने शौहर की मोहब्बत को तोलूंगी कि अगर वो तोहफे देंगे तो इनसे मोहब्बत है, अगर वो खाली हाथ हो जाएंगे तो क्या मैं इससे मोहब्बत नहीं करूंगी। मैं ऐसी नहीं हूं, ये तो बस इनकी मोहब्बत है जो मुझे हर लिहाज से मुकम्मल करना चाहते हैं। मैं भी तुम्हें यही समझा रही हूँ बेटा कि हमेशा अपने शौहर की कदर करना। ये वो इंसान है जब इसने तपती धूप में तुम्हारे सर पर चादर रखी, इसे तब तुम्हें सहारा दिया जब तुम्हारा अपना भाई तुमसे बदजन था, जब तुम्हारा पूरा खानदान तुम पर थूक रहा था, तब इस इंसान ने तुम्हें अपना नाम दिया। इस इंसान की हमेशा कदर करना, और ये बात तो वो खुद ही बहुत अच्छे से जानती थी।
इन दिनों वो शहराम की मोहब्बत में सर से पांव तक मुकम्मल तौर पर डूब चुकी थी। ऑफिस में 2-3 लड़कियों से इसकी दोस्ती भी थी। कुछ देर तक इन लड़कियों के पास चली जाती और इन दोनों बातों में इसने सुना था कि शहराम की बीवी के साथ इसकी लड़ाई हो गई है। शायद वो लड़ाई झगड़ा करके अपने घर चली गई है। शहराम ने भी सरसरी अंदाज में इसे बात बताई थी। जब मारिया ने बात सुनी तो इसका दिल खुशी से बिल्लियां उछलने लगा। इसका मतलब ये कि बहुत ही जल्द मैं इस घर में बहू की हैसियत से जाने वाली हूँ। 2-3 बार शहराम इसे अपने इस बंगले में लेकर गया था, जिसे देखकर इसकी आंखें हैरत की ज्यादती से फैल गई थीं। इतना खूबसूरत बंगला, ये तो बिल्कुल किसी महल जैसा है। तुम भी तो किसी शहजादी से कम नहीं हो। और शहजादियां ऐसे महलों में अच्छी लगती हैं। और वो अपनी तारीफ सुनकर हमेशा की तरह शर्मा गई थी। शहराम इसे अपने बेडरूम में लेकर आया। बेडरूम में सबसे मेन एंट्रेंस पर इसकी शादी की तस्वीर थी, जिसमें वो दुल्हन के चेहरे पर झुका इसे कुछ बोल रहा था। तस्वीर में दोनों ही बहुत खुश और खूबसूरत नजर आ रहे थे। जब मारिया ने तस्वीर को देखा तो इसका मुंह भर आया। शहराम ने इसकी नजरों के ताकुब में देखा और फिर जल्दी से तस्वीर उतारकर अलमारी के ऊपर रख दी थी। इधर जाने कैसे यहाँ पर रह गई थी, मुझे अंदाजा नहीं हो सका। मारिया को अंदाजा हुआ कि वो इस शख्स के लिए क्या अहमियत रखती है और इसके दिल में जैसे फख्र का एहसास उजागर होने लगा। शहराम का बेडरूम भी बहुत खूबसूरत था। इंतहाई नफीस और कीमती फर्नीचर से आरास्ता। इन दोनों ने इस बेडरूम में बहुत खूबसूरत और यादगार वक्त गुजारा था। वहां से वापस आने के बाद भी वो सिर्फ बंगले के शहर में खोई हुई थी। और अब जब इसने सुना कि वो अपनी पहली बीवी को छोड़ आए तो तब इसका दिल खुशगुमानियों से भर गया था। 2-3 दिन हो गए थे शहराम ऑफिस में नहीं आया था। मारिया के लिए तो वो किसी नशे की हैसियत इख्तियार कर गया था और वो जब तक इसके पास ना आता मारिया को चैन नहीं आता था। 2-3 दिन से वो इसका नंबर भी ट्राई कर रही थी। मुख्तसर सी बात कह के वो फोन ही बंद कर देता। आज इसने वादा किया था कि वो जरूर आएगा, मगर वो आज भी नहीं आया। तब मारिया ने एक फैसला किया। अपना सबसे बेहतरीन सूट पहना, हल्का पुल्का मेकअप करके बालों को एक साइड पर करके इसने खुला छोड़ दिया। आईने में देखा तो अपने आप पर इसे प्यार आ गया। वो बहुत खूबसूरत थी। ये पहनावा ओढ़कर वो और भी ज्यादा प्यारी लगती थी। और शहराम की मोहब्बत ने तो इसे सरता पा बदल दिया था। इस वक्त भी वो निकली सीधा दिल में उतर जाने की हद तक हसीन लग रही थी। आज वो घर जाने के बजाय सीधा शहराम के घर की तरफ आई थी। इतना तो इसे अंदाजा था कि शहराम की बीवी घर पर नहीं है। इसके माँ और बाप ही घर पर मौजूद होंगे और वो इन्हें अपने बारे में क्या कहकर तारीफ करवाएगी। ये सोचकर इसके चेहरे पर हया की लाली बिखर गई थी। हो सकता है शहराम ने इन्हें मेरे बारे में घर में कुछ बताया हो। दिल ही दिल में तरह तरह के अंदाजे लगाते हुए वो शहराम हाउस के दरवाजे तक आ गई थी। एक बार तो दिल इस कदर जोर से धड़का था, मगर फिर इसने अपने आप को काबू में पाया। चौकीदार ने इसे देखा तो बिना कुछ कहे दरवाजा खोल दिया। वो जानता था कि शहराम के ऑफिस में काम करती है और 2-3 बार शहराम पहले भी इसे यहाँ लाया था। ऐसे आराम से इसे घर के अंदर दाखिल होने दिया था। सब लोग किस तरफ होंगे, डाइनिंग हॉल की तरफ आए, मैं आपको वहां पर लेकर चलता हूँ। चौकीदार ने इसे अपनी मैयत में लेकर डाइनिंग हॉल की तरफ आ गया। काफी सारे लोगों की बातों की आवाजें सुनाई दे रही थी। क्या घर में कोई फंक्शन है? नहीं बीबी जी, फंक्शन तो नहीं है, बस घर में कुछ लोगों की दावत है। इसका मतलब है मैं गलत वक्त पर आई हूँ। दिल ही दिल में वो सोचते हुए एक बार इसका दिल चाहा कि वो यहीं से वापस मुड़ जाए, मगर फिर इसने सोचा कि यही तो वक्त है शहराम के पूरे खानदान से मुतारिफ होने का। डाइनिंग टेबल पर एक से दूसरे सिरे तक मेहमान बैठकर खाना खाते हुए नजर आ रहे थे। वो दरवाजे में झिझक कर खड़ी हो गई। सबसे पहले शहराम की इस पर नजर पड़ी। वो बुरी तरह हैरान हुआ था। पल भर में इसके चेहरे का रंग बदल गया, मगर फिर जल्दी इसने अपने आप को काबू में पा लिया था और फिर उठकर वो मारिया के करीब आया था। हेलो मिस मारिया, ये आपको मेरे घर पर कोई खास काम है क्या? मारिया इसके तर्जे तकल्लुम पर ही हैरान हो रही थी। जब इसकी बीवी के सवाल पर इसकी तरफ देखने लगी। शहराम कौन है ये लड़की? शहराम की बीवी की आंखों में मारिया के लिए अजीब से तासुरात नजर आ रहे थे। कातिलाना दिल में मारिया की खूबसूरती की वजह से अजीब से एहसासात का शिकार हो गई थी। ये मेरे ऑफिस में काम करती हैं, वर्कर है मेरी।
शेराम के इस कदर सरसरी अंदाज से तारुफ करवाने पर इस पर जैसे सातों आसमान टूट पड़े थे। कहाँ तो ये समझ रही थी कि इसे देखकर बहुत खुश होगा, हमेशा की तरह वालेहानापन का इजहार करेगा, मगर वो तो घर वालों की मौजूदगी में जैसे इसे बिल्कुल नजरअंदाज ही कर गया था। और इसकी बीवी यहाँ पर क्या कर रही थी, वो तो नाराज होकर वापस चली गई थी। मारिया ये नहीं जानती थी कि 2 दिन पहले ही शहराम की अपनी बीवी के साथ नाराजगी खत्म हो गई थी। आज ये दावत से खुशी में थी। ये सभी लोग शहराम के ससुराल वाले थे। सभी ने मारिया की गैर मामूली खूबसूरती को नोट किया था। कईयों की आंखों में इसके लिए हसद था तो कई अजीब सी नजरों से इसे देख रहे थे। वो भी जल्दी खुद को संभाल कर बात बदल कर बोली थी, ये सर आपकी जुबैर इंडस्ट्रीज के साथ अहम मीटिंग थी और इनके लिए प्रेजेंटेशन भी तैयार करनी थी। इस प्रेजेंटेशन के बारे में आपसे बात करने के लिए आई थी। अहम पॉइंट्स कौन से होने चाहिए, हाइलाइट्स में क्या रखना चाहिए, बस यही सब आपसे डिस्कस करना था। मारिया की बातें तो बिल्कुल आम सी थी, मगर इसका लहजा मामूली नहीं था और इसके देखने का अंदाज जो शिकारी नजरों से शहराम को देख रही थी और वो जैसी नजरें चुरा रहा था, ये सब देखने वाले को बुरी तरह से ठटकने पर मजबूर कर गया था। शेराम की अपनी बीवी पूरी पूरी तरह इनसिक्योर महसूस करने लगी थी और शेराम के माँ बाप वो भी मारिया को गुस्से से घूरने लगे थे। शेराम के पापा ने ऑफिस के वर्कर से उड़ती उड़ती सुनी थी कि आजकल वो एक लड़की पर बहुत ही ज्यादा मेहरबान है और इन्होंने इस बात को ज्यादा काबिल गौर नहीं जाना था क्योंकि शेराम फितरतन एक दिल फेंक इंसान था। इसकी जिंदगी में ऐसी लड़कियां आती जाती रहती थीं और इन्होंने कभी इस बात को संजीदगी से नहीं लिया था, मगर इस लड़की की खूबसूरती ने इन्हें भी कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। आप हमारे साथ लंच करें मिस मारिया? नो थैंक यू सर, मैं लंच कर चुकी हूँ, बस मुझे फाइल चाहिए थी। शेराम ने अपने कमरे से एक फाइल ऐसे ला कर दी, वो वापस चली गई। घर वापस आकर वो पूरी तरह टूट कर रोई थी। इसके ख्वाब किस तरह से चिकनाचूर हुए थे, वो अपने आप से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रही थी। इसे घर आए कुछ ही देर हुई थी जब शहराम की इसके नंबर पर कॉल आने लगी। यकीनन अभी मुझसे माफी मांगेंगे, अपने रवैये पर माजरत करेंगे, यही सोचकर इसने कॉल अटेंड करके कान के साथ लगाई थी, मगर शेराम की धाड़ नुमा आवाज इसके कानों से टकराई तो मोबाइल इसके हाथ से छूटते छूटते बचा था। ये आज तुम किस खुशी में मेरे घर तक चली आई? क्या सोच कर कि मैं तुम्हारी सरकत से बहुत खुश होऊंगा, तुम्हें बहुत अप्रिशिएट करूंगा। मुझे आपकी याद आ रही थी। इतने दिन हो गए आप ऑफिस में आई नहीं, इसलिए आपसे मिलने के लिए आपके घर तक आ गई। ओ कम ऑन मारिया, तुम बच्ची नहीं हो जो तुम बच्चों जैसी हरकतें कर रही हो। मेरी फैमिली है, मेरा एक खानदान है और तुम्हें मैं क्या कहकर सबसे मुतारिफ करवाऊंगा कि कौन हो तुम? तुम्हारी बीवी। इसके लिए आपने मुझसे निकाह किया है, बीवी हूं मैं आपकी। एक पल को वो खामोश हुआ था। हाँ बीवी हो, मगर मत भूलो कि मैंने निकाह किन हालात में किया था। तुम्हारे सर पर मैंने हाथ रखा था, मगर शायद तुम इस बात को भूल रही हो। ये तुम्हारी पहली गलती थी, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, मगर दोबारा तुम ऐसी कोई गलती मत करना, फिर शायद तुम्हें माफ करना मुश्किल हो जाए। कॉल बंद करके इसने जोर से मोबाइल बेड पर उछाला था। मारिया तो फूट फूट कर रोने लगी थी। दूसरी तरफ शहराम भी गुस्से से खोल रहा था कि इसे मारिया से इस हरकत की उम्मीद नहीं थी। इतने दिनों के बाद इसकी बीवी शहरीन इसके साथ इतने अच्छे तरीके से बात कर रही थी। दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक हो रहा था और इस लड़की ने आकर दोनों के बीच में शकूक और शुबहात को पैदा कर दिया। शहरीन जब कमरे में आई तो उसने ब्लैक रंग की नाइटी पहन रखी थी। इसमें वो बिला शुबा बहुत खूबसूरत लग रही थी। गैर इरादी तौर पर शहराम इसके हुस्न में खोकर रह गया था। इसके साथ मोहब्बत भरी बातें करते हुए वो मारिया को बिल्कुल फरामोश कर गया। शहरीन, शादी को 2 साल हो गए, अभी तक तुमने मुझे बच्चे की खुशी नहीं दी। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मैं भी एक बच्चे का बाप बन जाऊं। शहरीन जो उसकी मोहब्बत की खुमार में खोई हुई थी, इसकी बात पर सहम गई थी। क्या हो गया है शहराम, अभी हमारी उम्र ही क्या है? इस मुसीबत में पड़ने के लिए सारी जिंदगी पड़ी है, हो जाएंगे बच्चे भी। शहरीन, ये मेरी ख्वाहिश है, क्या मेरी ख्वाहिश तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती? शहराम, इस वक्त मेरा मूड बहुत अच्छा है, मैं किसी किस्म की बहस में पड़ना नहीं चाहती। ओके ओके, अभी मैं इस बारे में बात नहीं करता, मगर तुम जल्दी इस बारे में सोचना, मुझे भी औलाद की खुशी चाहिए। इन दिनों वो मारिया को जैसे बिल्कुल भूल ही चुका था। शहरीन वापस इसकी जिंदगी में क्या आई,
जैसे सारे सोए हुए रंग फिर से हासिल हो गए। शेरिन इसकी पहली मोहब्बत थी, वो इसे बेतहाशा चाहता था। वो इसकी क्लास फेलो थी, बचपन से इन्होंने एक साथ पढ़ा था, एक ही स्कूल, कॉलेज और फिर एक ही यूनिवर्सिटी में साथ गए थे। सारा सारा दिन वो दोनों साथ साथ रहे थे और फिर माँ के खिलाफ जाकर इसने शेरिन से शादी की थी। इन्हें लगता था कि वो शेरिन के साथ गुजारा नहीं कर सकेगा, शेरिन के मिजाज में बहुत हकमानापन है, मगर वो सब इसकी मोहब्बत में अंधा था। ऐसे सब कुछ नजरअंदाज कर दिया और शादी के बाद इन दोनों की जरा जरा सी बात पर लड़ाइयां झगड़े होने लगे। एक दिन इसी बात पर वो लड़कर चली गई थी। जब इसने कई बार वो मनाने के लिए गया, इसने आने से इनकार कर दिया, तो वो भी जिद में आ गए। इन दिनों इसने मारिया से निकाह कर लिया। वक्ती तौर पर वो इसके हुस्न से घायल होकर इसकी तरफ मतवज्जो हो गया था। एक बार मोहब्बत की बारिश कर दी, मगर फिर जब दोबारा से शेरीन इसकी जिंदगी में आई तो वो मारिया से बिल्कुल नावाकिफ हो गया। मारिया के लिए तो इसकी मोहब्बत किसी नशे की हैसियत रखती थी। अब जब वो इसकी तरफ से गाफिल हुआ तो वो पूरी तरह बेचैन हो गई। वो बार बार इसे कॉल करती, मगर वो इसकी कॉल ना उठाता। सुबह से शाम तक वो रेस्ट रूम में बैठी इंतजार करती रह जाती, मगर वो कमरे में ना आता। इसके ऑफिस में जाती तो वो काम का बहाना बनाकर इसे वहां से भेज देता। ऐसा नहीं था कि वो इसकी कोई जरूरत पूरी नहीं कर रहा था, बल्कि मुलाजिम के हाथ वो इसकी जरूरत की सारी चीजें इस तक पहुंचा देता, मगर नहीं देता था तो वक्त और मोहब्बत ही, जिसकी मारिया बुरी तरह से आदी हो गई थी। और अब इसके बगैर जीना मारिया को जैसे बिल्कुल मुहाल लग रहा था। वो ये सोचकर टूट कर रोई कि अब जब बीवी वापस आ गई है तो वो इसकी जिंदगी से ऐसे निकल गए जैसे कभी था ही नहीं। पूरे 2 महीने बीत गए थे, ना मारिया ने इसे करीब से देखा और ना इसने मारिया से कोई प्यार भरी मोहब्बत भरी सरगोशी की थी। अब यहाँ रहने का क्या फायदा? किस इंसान के साथ मैंने शादी की है जब वो अब मुझे वो मुकाम देने पर तैयार ही नहीं है जिसकी मैं हकदार हूँ? तो मैं यहाँ पर रहकर क्या करूंगी? इनके लिए शायद इनकी पहली बीवी सबसे अहम है, इसलिए तो इन्हें अपनी पहली बीवी के आगे कुछ नजर नहीं आता। आस्ता आस्ता मारिया ने अपने आप को संभाल लिया था। इसने सोचा था कि अब वो यहाँ पर नहीं रहेगी। अब इसने एक और जगह पर नौकरी तलाश शुरू कर दी। वो जल्द से जल्द इस माहौल से निकल जाना चाहती थी ताकि शहराम को वो भुला सके। इन दिनों शहराम की एक बार फिर से शेरीन के साथ जोरदार लड़ाई हुई थी। शहराम को बच्चा चाहिए था, मगर शेरीन बच्चे पैदा करने से साफ इनकारी थी। अगर तुम्हें कोई ऐसी जाहिल और पेंडू लड़की चाहिए थी जो बच्चे पैदा करने की मशीन हो, जो हर साल तुम्हें बच्चे का तोहफा दे, तो तुम्हें मेरे बजाय किसी गवार लड़की से शादी करनी चाहिए थी, क्योंकि तुम खुद भी अंदर से गवार हो। तुम्हारी सारी ख्वाहिशें जाहिलों वाली हैं। शेराम का बेख्तियार हाथ उठाता शेरीन के चेहरे पर वो अपने निशान छोड़ता गया। तुम्हें शर्म नहीं आती अपने शौहर के साथ इस तरह से बात करते हुए? शेरीन ने बेयकीनी से देखा था, तुम बहुत ही घटिया इंसान हो। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। आज तुमने साबित कर दिया कि एक कमजोर और घटिया मर्द कैसा होता है। वो इसके पेरेंट्स के रोकने के बावजूद भी वहां से चली गई थी। घर जाकर इसने शहराम पर खुला का केस भी दायर कर दिया था। शहराम तो गुस्से से पागल हो गया। अगर वो मुझसे निजात चाहती है तो मैं भी इसे अपनी जिंदगी में नहीं रखूंगा, मगर माँ बाप ने इसे इंतहाई कदम उठाने से रोक दिया। वो गुस्से में जज्बाती हो रही है, मगर तुम तो होश से काम लो। ऐसा कोई कदम मत उठाओ जो बाद में तुम्हारे लिए किसी पछतावे का बायस बने। शेरीन के गम को भुलाने के लिए एक बार फिर से इसने मारिया की बाजुओं में पनाह लेनी चाहिए थी, मगर अब की बार मारिया ने इसे बुरी तरह धुतकार दिया था। आप क्या समझते हैं मैं रखेल हूं आपकी? जब भी चाहेगा मेरे पास आएंगे, जब चाहेगा मुझे धुतकार देंगे। शेराम इसे देखकर रह के, क्या बात है डार्लिंग, इतना गुस्सा कर रही हो? माना कि मैं 2-3 महीने बहुत मसरूफ रहा, तुम्हारे पास नहीं आ सका, तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम मुझे मेरे हक से दूर करो। ऐसा तुम्हें कभी नहीं होने दूंगा। अपने हाथ तो मुझे लेने आता है। वो जारहाना अंदाज से मारिया की तरफ बढ़ा था। इसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। जब आपकी बीवी घर होती है तब आप मेरे पास नहीं आते, और जब वो आपसे दूर होती है तब आप मुझसे प्यार जताते हैं। अगर मैं आपकी बीवी हूं तो आपने मुझे खेल की तरह क्यों रखा हुआ है? बीवी की तरह रखें जिससे आपकी अपनी बीवी घर में रहती है। मारिया आज पहली बार इसे इस तरह सवाल जवाब कर रही थी। शहराम को इसका सवाल ड्रॉप करना पसंद नहीं आया था। मारिया, तुम मत भूलो कि तुम्हारे साथ मैंने किन हालात में निकाह किया। अगर तुम इतनी अच्छी होती तो तुम्हारा अपना खानदान तुम इस तरह बुरा भला क्यों बोलता?
وہ تو میں تھا جس نے آنکھوں دیکھی مکھی نگلی، میرے علاوہ کوئی تمہیں اپنانے پر کبھی بھی تیار نہ ہوتا۔ اب جب تمہیں میں نے سب کچھ دے دیا تو تم ناشکری کر رہی ہو۔ ماریا کو اس کا تانا کسی تازیانے کی طرح لگا تھا، وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ شہرام نے آج زبردستی سے اپنا حق وصول کیا تھا اور اس بات پر اسے کوئی شرمندگی بھی نہیں تھی۔ وہ پھر وہاں سے چلا گیا تو ماریا بھی اپنے گھر آئی تھی۔ اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ دوبارہ شہرام کے آفس نہیں جائے گی۔ اس نے اب دوسرے آفس میں جاب شروع کر لی تھی۔ اس کا رنگ روپ بالکل گہنا گیا تھا، بالکل زرد پڑ گئی تھی، بہت کمزور سی ہو گئی تھی۔ ماں اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہوتی رہتی۔ کیا بات ہے ماریا، تمہاری شہرام سے کوئی لڑائی تو نہیں ہوئی؟ وہ اپنی ماں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے ماں کو اس نے طبیعت خرابی کا بول کر ٹال دیا تھا۔ ان دنوں اس کی ماں کی طبیعت خراب ہوئی، ان کا بی پی شوٹ کر گیا تھا۔ ہسپتال لے کر جانے میں دیر ہو گئی تھی۔ راستے میں جمیلہ بیگم نے دم توڑ دیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد تو ماریا بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ ماں کے مرنے پر وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ ایسے لگنے لگا تھا کہ وہ تپتے سائبان کے نیچے اکیلی رہ گئی ہے۔ کچھ دن گزرے تو اس پر ایک عجیب انکشاف ہوا تھا۔ وہ ماں بننے والی، اور اس انکشاف کا ہونا ہی تھا کہ اس کی آنکھوں کے تلے جیسے اندھیرا سا چھا گیا۔ اس کی بھابھی کو جب یہ سچ پتہ چلا تو انہوں نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ شام کو جب اس کا بھائی گھر آیا تو بھابھی نے خود ہاتھ نچا نچا کر اس کے کردار کی دھجیاں بکھیر دی تھی۔ ارے ہم نے تو اس کی رخصتی نہیں کی تھی، صرف نکاح کیا تھا، اور بی بی جی نے یہ گل کھلا دیا کہ ماں بننے والی ہے۔ اب ذرا اپنی بہن سے پوچھو اس بچے کا باپ کون ہے؟ اس کا شوہر شہرام یا پھر وہ جس کے ساتھ اس نے ویڈیو بنائی تھی؟ بس کر دیں بھابھی، آپ کو خدا کا خوف آنا چاہیے۔ نعمان نے ایک زور سے تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا تھا۔ انتہائی گھٹیا لڑکی ہو تم، مجھے شرم آ رہی ہے یہ کہتے ہوئے کہ تم میری بہن ہو۔ بلاؤ اپنے شوہر کو، وہ تمہیں یہاں سے لے جائیں۔ میں یہاں سے چلی جاؤں گی، مجھے بس 2 دن دیں۔ اور پھر 2 دن میں وہ ایک گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اپنا سب کچھ ضروری سامان سمیٹا، ماں کی چند یادگار چیزیں اٹھائیں، اور پھر وہ خاموشی سے اس گھر سے چلی گئی۔ وہ کہاں گئی کوئی نہیں جانتا تھا۔ نعمان اور اس کی بیوی یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ اسے بڑے سے بنگلے میں چلے گئی ہے، وہ اپنے شوہر کے پاس گئی ہے۔ شہرین کے ساتھ خلا کے مقدمے کی وجہ سے اس کا سکون تباہ ہو چکا تھا۔ ایسے کشیدہ ماحول میں جب بھی وہ رات کو تنہائی میں بیٹھتا، اس کا ذہن بے اختیار ماریا کی طرف چلا جاتا۔ ماریا کا وہ معصوم چہرہ، اس کی خاموش محبت اور اس کا وہ ضبط جو آخری ملاقات میں ٹوٹ گیا تھا، شہرام کے حافظے میں بار بار ابھرتا۔ ماریا کی وہ باتیں جو اس وقت شہرام کو تلخ لگی تھیں، اب اسے سچی محسوس ہونے لگی تھیں۔ ایسے محسوس ہوا کہ ماریا وہ واحد انسان تھی جس نے اس سے بغیر کسی غرض کے سچی محبت کی تھی، جس نے کبھی گاڑی، بنگلے یا دولت کی فرمائش نہیں کی تھی، صرف وقت اور احترام مانگا تھا۔ شہرام کو ایک بار پھر سے ماریا کی شدید طلب محسوس ہونے لگی۔ وہ اس کے لمس کی بھیگی آواز، اس کی موجودگی کے لیے بے چین ہونے لگا۔ ایک شام جب گھر کی گھنٹی گھٹن برداشت سے باہر ہو گئی، شہرام نے اپنا پرسنل موبائل اٹھایا اور ماریا کا نمبر ڈائل کیا۔ فون پر کچھ دیر گھنٹی جانے کی بجائے ایک سنسان سی پیپ ابھری اور پھر آپریٹر کی آواز گونجی۔ آپ کا مطلوبہ نمبر فی الحال بند ہے۔ شہرام نے ماتھے پر بل ڈال کر دوبارہ نمبر ملایا، مگر نتیجہ وہی رہا۔ یہ لڑکی بھی اب مجھے غصہ دلا رہی ہے۔ پھر ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، اور پھر پورا ہفتہ بیت گیا۔ ماریا آفس نہیں آئی۔ شہرام روز صبح ریسٹ روم کا دروازہ دیکھتا کہ شاید ابھی ماریا دروازہ کھٹکھٹا کر اندر آئے گی، مگر وہ کمرہ ویسے ہی ویران رہا۔ شہرام کی بے چینی اب غصے اور تشویش میں بدلنے لگی۔ اس نے سوچا کہ کہیں ماریا کی ماں طبیعت تو خراب نہیں ہو گئی۔ اس کی ماں اکثر بیمار رہتی تھی۔ پھر اسے یاد آیا کہ ماریا کی ماہانہ رقم بھی ابھی دینی باقی تھی، جو وہ ہر مہینہ اس کے ہاتھ پر رکھتا تھا۔ چلو اسی بہانے اس کے گھر چلا جاتا ہوں، خرچہ بھی دے آؤں گا اور اس سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ شہرام نے فیصلہ کیا اور اپنی گاڑی کی چابی اٹھا کر نکل پڑا۔ بارش تو رک چکی تھی، مگر سڑکیں ابھی بھی گلی محلے کی ٹوٹی پھوٹی تھیں۔ ویسا ہی منظر تھا، بالکل ویسے ہی جیسے وہ پہلی بار ماریا کو چھوڑنے آیا تھا۔ شہرام نے گاڑی ایک طرف کھڑی کی اور ماریا کے گھر کے زنگ آلود لوہے کے دروازے پر دستک دی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ماریا کی بھابھی سامنے کھڑی تھی۔ شہرام کو دیکھتے ان کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ جی آپ کون؟ بھابھی نے یوں ظاہر کیا جیسے وہ اسے پہچانتی نہ ہو۔ میں شہرام افندی، ماریا کا باس۔ اور شہرام نے بات ادھوری چھوڑ کر اندر نظریں دورائیں۔ ماریا کہاں ہے؟ وہ کئی دنوں سے آفس نہیں آ رہی اور ان کا نمبر بھی بند ہے۔ میں ان کی اس ماہ کی رقم اور کچھ ضروری کام کے سلسلے میں آیا ہوں۔
भाभी ने एक ठंडी और तंजिया सांस भरी और अपने हाथ नीचा करके बोली, ओहो साहब जी, आप किसकी बात कर रहे हैं? वो महारानी तो कब के घर छोड़कर चली गई है। शेराम का दिल एक लम्हे के लिए धड़कना भूल गया। क्या मतलब? घर छोड़कर चली गई है? कहाँ गई है वो? हमें क्या पता कहाँ गई है। भाभी के लहजे में बला का जहर था। जब अपने गुल खिलाती फिरेगी तो घर वाले कहाँ तक बर्दाश्त करेंगे? क्या मतलब? शेराम हैरान हुआ जिस दिन हमें पता चला कि वो हामला है। तब इसका भाई ये बात बर्दाश्त नहीं कर सका, इसे फिर घर से निकाल दिया। अब अपने इस नाजायज बच्चे के बाप के पास गई है या कहाँ, हमें कुछ मालूम नहीं। शेराम के पैरों तले से जैसे जमीन निकल गई। इसके कानों में साए साए की आवाजें आने लगी। हामला? शेराम की जुबान लड़खड़ा गई। हाँ जी बिल्कुल, माँ बनने वाली थी वो बीबी। और जब भाई ने पूछा कि बच्चा किसका है तो साहबजादी अपना बिस्तर गोल करके खामोशी से निकल गई। हमने तो सोचा था आपके पास ही आई होगी, आखिर बॉस जो ठहरे आप इनके, साथ में शौहर भी। भाभी के आगे की बातें शेराम के कानों तक नहीं पहुंच रही थी। इसका पूरा वजूद एक शदीद झटके की जद में था। मारिया हामला थी, वो इसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। वो बच्चा किसके लिए? वो शरीन के आगे हाथ जोड़ता रहा। जिस औलाद की तड़प ने इसे रातों को सोने नहीं दिया था, वो औलाद मारिया के पेट में पल रही थी। और इसने इस मारिया को क्या दिया था? ताने, धुतकार और बेरुखी। शेराम बिना कुछ कहे उल्टे कदमों गाड़ी की तरफ भागा। इसके ज़हन में धमाके हो रहे थे। या अल्लाह, मैंने क्या कर दिया? वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी और मैं इस पर तंज करता रहा। मैंने इसे धुतकारा जब इसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। खबर का सुनना ही था कि शेराम के दिल के सारे जज्बात, इसका गुरूर और इसकी बेरुखी एक पल में बह गए। इसका जमीर जाग उठा। वो मारिया को ढूंढने के लिए पागलों की तरह बेचैन हो गया। इसने मारिया के तमाम पुराने नंबरों पर पता करवाना शुरू किया। अपने ऑफिस के बंदों को शहर के कोने कोने में मारिया की तलाश में लगा दिया। इसने वो तमाम इलाके छान मारे जहां मारिया का कोई दूर का रिश्तेदार रह सकता था। जब मारिया का कहीं कोई सुराग नहीं मिला, वो हर रोज शाम को गाड़ी लेकर निकलता और शहर की सड़कों पर आवारा गर्दों की तरह से तलाश करता। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे, मगर मारिया जैसे जमीन निकल गई थी या आसमान खा गया था। शेराम की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। इसकी आंखों के नीचे स्याह हल्के पड़ गए थे और कामकाज में इसका दिल बिल्कुल नहीं लगता था। तकरीबन 6 महीने बीत गए। एक गर्म दोपहर शेराम अपने एक दोस्त के साथ गाड़ी में शहर के गुंजान और गरीब इलाके से गुजर रहा था। सड़क के किनारे एक बड़ा सरकारी अस्पताल था। वहां गरीब मरीजों और औरतों का हजूम लगा हुआ था। गाड़ी ट्रैफिक में सुस्त हुई तो शेराम की नजरें बेसाख्ता अस्पताल के मरकजी दरवाजे की तरफ उठ गईं और फिर इसका दिल सीने में जोर से धड़का। अस्पताल की सीढ़ियों से एक निढाल सी लड़की उतर रही थी। ऐसे पुराना सादा सा दुपट्टा सर पर अच्छी तरह ओढ़ा हुआ था। इसका जिस्म इंतहाई नहीफ और कमजोर हो चुका था। चेहरे पर सर्दी छाई हुई थी और इसका पेट नुमाया तौर पर फूला हुआ था। वो एक हाथ से अपने पेट को सहारा दिए दूसरे हाथ से दीवार पकड़कर बामुश्किल कदम उठा रही थी। मारिया, ये तो मारिया। शेराम बेयकीन सा था। इसने गाड़ी की परवाह किए बगैर ट्रैफिक के बीच में दरवाजा खोला और बाहर भागा। मारिया, इसने करीब पहुंचकर कांपती आवाज में पुकारा। मारिया ने कदम रोके और चौंक कर ऊपर देखा। शेराम को सामने देखकर इसके चेहरे पर खौफ और हैरत के साए लहराए, मगर अगले पल इसके चेहरे पर सख्ती आ गई। मारिया, ये तुम इस हालत में? शेराम की आंखों में आंसू आ गए। वो इसके गिरते हुए वजूद को थामने के लिए आगे बढ़ा। मारिया, ये तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें अंदाजा भी है मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा? मारिया ने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया। इसकी आंखों में शेराम के लिए कोई नरमी नहीं थी, सिर्फ एक गहरा जख्म और गुस्सा था। दूर है मुझसे। मारिया की आवाज में कांपती हुई नफरत थी। क्यों आए आप यहाँ? क्या लेने आए हैं? मारिया, प्लीज मेरी बात सुनो। तुम्हारी हालत बहुत खराब है। तुम देखो अपने आप को। चलो मेरे साथ गाड़ी में बैठो। शेराम ने इल्तिजा की। मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी, मारिया ने चीख कर कहा। जिससे पास से गुजरते हुए लोग रुक कर देखने लगे। आपने जो करना था कर लिया, अब मेरी जिंदगी में क्यों वापस आए हैं? मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। शेराम ने इर्द गिर्द जमा होते लोगों की परवाह नहीं की। इसने मारिया का हाथ सख्ती से थामा। मैं तुम्हें इस हालत में सड़क पर नहीं छोड़ सकता मारिया, कि मेरा बच्चा है। तुम मेरी बीवी हो। बीवी? मारिया ने तलखी से हंसकर कहा। कौन सी बीवी? वो बीवी जिसे आपने सिर्फ अपनी हवस और अपनी जरूरत के वक्त इस्तेमाल किया। वो बीवी जिसे आपने अपने घर वालों के सामने वर्कर बनाकर पेश किया। छोड़े मेरा हाथ।
मारिया की हिम्मत जवाब दे रही थी। वो शदीद नकाहत की वजह से चक्कर कर गिरने वाली थी। शहराम ने जबरदस्ती से अपनी आगोश में उठा लिया। मारिया ने इसके सीने पर हाथ मारकर निकलने की नाकाम कोशिश की, मगर शहराम इसे सीधा ले जाकर अपनी गाड़ी की अगली सीट पर बिठा दिया और अंदर से लॉक कर दिया। गाड़ी तेज रफ्तारी से शहराम के बंगले की तरफ दौड़ रही थी। मारिया खिड़की से बाहर मुंह किए मुसलसल रो रही थी। शहराम, मुझे उतरने दो, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैं अकेली अपने बच्चों को पाल लूंगी, मुझे छोड़ दो, वो सिसकियां लेते हुए कह रही थी। अब कभी नहीं मारिया, अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, चाहे तुम मुझे कितनी नफरत करो। शहराम का लहजा तयशुदा और मजबूत था। गाड़ी जब बंगले के पोर्च में रुकी तो शहराम ने उतरकर मारिया का हाथ थामा और इसे अंदर लेकर आया। हॉल में इसके माँ बाप बैठे चाय पी रहे थे। अपने बेटे को इस हालत में एक इंतहाई कमजोर, गरीब और हामला लड़की के साथ अंदर आते देखकर इनके हाथ से छूटते छूटते बचे। शहराम, ये क्या बदतमीजी है, कौन लड़की और तुम इसे इस हालत में यहाँ क्यों लाए हो? इसके बाप ने गुस्से से खड़े होकर पूछा। माँ ने भी नागवारी से मारिया को देखा, ये तो वही ऑफिस की वर्कर है ना। शहराम, तुम्हारी अकल पर पत्थर पड़ गए हैं क्या? शहराम ने मारिया को सोफे पर इंतहाई नरमी से बिठाया और फिर अपने माँ बाप के सामने आकर खड़ा हो गया। अम्मी पापा, ये कोई मामूली लड़की नहीं है, मेरी मनकूहा है, मैंने इसे छुपकर निकाह किया था। हॉल में जैसे सकूत छा गया। इसकी माँ ने अपने दिल पर हाथ रख लिया। निकाह? तुमने इस पसमानदा लड़की से निकाह किया? हाँ पापा, शहराम ने बावाज़े बुलंद कहा, और आज ही मेरे बच्चे की माँ बनने वाली, इसलिए अभी ये कहीं नहीं जाएगी, यहीं इस घर में रहेगी, माँ बाप के पास। अब कहने को कुछ नहीं बचा था। शहराम का फैसला इतना हतमी था कि वो इसके आगे बोल न सके। अगले चंद महीने शहराम की जिंदगी का सबसे अजीब और सबर आजमा दौर थे। इसने मारिया के लिए बंगले का सबसे बेहतरीन कमरा तैयार करवाया, शहर के सबसे बड़े डॉक्टरों को इसके इलाज के लिए मुकर्रर किया। मारिया अब भी इससे कम ही बात करती थी। इसका रवैया सर्द सा था, मगर शहराम ने कभी शिकायत नहीं की। वो जानता था कि इसने मारिया का दिल तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, इसलिए अब वो इसके हर शिकवे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार था। और फिर वो मुबारक दिन भी आ गया। अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर के बाहर शहराम बेसब्री से टहल रहा था। चंद घंटों के इंतजार के बाद लेडी डॉक्टर मुस्कुराती हुई बाहर आई। मुबारक हो मिस्टर शहराम, अल्लाह ने आपको एक बहुत प्यारी और सेहतमंद बेटी से नवाजा है, और आपकी बीवी भी बिल्कुल ठीक है। शहराम की आंखों से शुक्राने के आंसू बह निकले जब उसने नर्स के हाथों से इस नन्ही सी परी को लिया, जिसकी गुलाबी रंगत और मासूम सांसें इसके वजूद का हिस्सा थी। तो शहराम को लगा जैसे दुनिया की तमाम दौलत इसकी झोली में आ गिरी है। इसने बच्ची को चूमा और सीधा मारिया के कमरे में गया। मारिया बेड पर लेटी हुई थी। इसका चेहरा थकन से जर्द था, मगर आंखों में ममता की एक चमक थी। शहराम ने बच्ची को इसके साथ लेटाया और मारिया के माथे पर अपने लब रख दिए। शुक्रिया मारिया, मुझे जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा देने के लिए। शुक्रिया, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ तुम्हारा, शहराम ने रोते हुए कहा। मारिया ने अपनी बेटी को देखा, फिर शहराम के आंसुओं को देखा। इसका जमता हुआ दिल अब आहिस्ता आहिस्ता पिघलने लगा था। अभी इस बात को चंद ही हफ्ते गुजरे थे और मारिया घर में अपनी बेटी के साथ आहिस्ता आहिस्ता संभल रही थी कि एक दिन बंगले के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। शहरीन, जिसने गुस्से और अना में आकर खुला का केस किया था, अब हालात बदलते देखकर वापस आ गई थी। इसे जब पता चला कि शहराम ने खुला के नोट्स को कबूल करने के बजाय खामोशी इख्तियार कर ली, जब इसे पता चला कि शहराम ने दूसरी शादी कर ली, अब इसके घर में एक बच्ची पैदा हो चुकी है, तो इसकी अना को शदीद ठोकर लगी थी। वो सज धज कर बड़े गरूर के साथ शहराम के डाइनिंग रूम में दाखिल हुई। शहराम और इसके माँ बाप वहां मौजूद थे। शहराम, शहरीन ने ऊंची आवाज में पुकारा। शहराम ने मुड़कर देखा। इसके चेहरे पर शहरीन को देखकर कोई खुशी नहीं उभरी, सिर्फ एक बेजारी थी। तुम यहाँ क्यों आई हो शहरीन? शहरीन ने अपने नाखून देखते हुए इतराते हुए अंदाज में कहा, मैं अपने घर वापस आई हूँ शहराम, मुझे पता चला है कि तुम्हारे यहाँ एक बच्ची पैदा हुई है और तुम औलाद के लिए कितने तरसते थे, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। वो कदम बढ़ाती हुई शहराम के करीब आई और बोली, देखो शहराम, तुम भी जानते हो कि वो लड़की मारिया तुम्हारे मयार की नहीं है। वो एक जाहिल, गरीब और पसमानदा खानदान से है। तुमने से बच्चे की खातिर इससे रिश्ता रखा था ना, अब तुम्हें इस लड़की को बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस आ रही हूँ, मैं तुम्हें और बच्चे पैदा करके दूंगी। तुम इस गरीब लड़की को कुछ पैसे देकर फारे करो और मुझे वो मुकाम वापस दो जो मेरा था। डाइनिंग हॉल के पास खड़ी मारिया, जिसकी गोद में इसकी नन्ही बेटी थी, शहरीन की बातें सुनकर ठटक कर रुक गई। इसका दिल एक बार फिर जोर से धड़का। क्या शहराम फिर से शहरी के बाद वापस चला जाएगा? क्या वो फिर से इसे छोड़ देगा? शहराम ने मुड़कर देखा। इसकी नजरें मारिया पर पड़ी, जो खौफजदा निगाहों से इसे देख रही थी।
शेराम की आंखों में एक शदीद गुस्सा उभरा। इसने शहरीन की तरफ देखा और इसके चेहरे पर एक तहकीर आमेज मुस्कुराहट आई। तुम बदल ही नहीं सकती शहरीन, तुम पहले भी मगरूर और कम ज़र्फ थी और आज भी वही हो। शेराम का लहजा इतना सर्द था कि शहरीन का मुस्कुराता हुआ चेहरा फक हो गया। शेराम, तुम किस अंदाज में बात कर रहे हो मुझसे? शहरीन चीखी। इस अंदाज में जिसके तुम हकदार हो, शेराम ने सख्त आवाज में कहा। तुमने मुझे कहा था ना कि तुम बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं हो। तुमने मेरी ख्वाहिशों का मस्कर उड़ाया था। तुमने मुझे और मेरे जज्बात को जाहिल कहा था। और आज जब अल्लाह ने मुझे मारिया के जरिए एक ऐसी रहमत दी है जिसने मेरी दुनिया बदल दी, तो तुम अब तिजारत करने आई हो। शेराम ने कदम आगे बढ़ाया और बोला, मारिया मेरी बीवी है। इसने मुझे वो सच्ची मोहब्बत और इज्जत दी है जो तुम अपनी तमाम तर तालीम और क्लास के बावजूद कभी नहीं दे सकी। इसने मेरे बच्चे को अपने खून से सींचा और मुझे बाप बनाया। इसकी जूती भी तुम्हारी इस झूठी अना से 1000 गुना बेहतर है। शहरीन का चेहरा गुस्से और शर्मिंदगी से सुर्ख हो गया। शेराम, तुम इस मामूली लड़की के लिए मुझे ठुकरा रहे हो। तुम पछताओगे। मुझे अब किसी बात का पछतावा नहीं है शहरीन। शेराम ने अपनी जेब से कलम निकाला और डाइनिंग रूम की मेज पर रखे खुला और तलाक के कागजात को उठाया। इसने बगैर एक लम्हा जाए कि इन कागजात पर अपने दस्तखत जब्त कर दिए और कागजात शहरीन के मुंह पर दे मारे। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ शहरीन, तो मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए आजाद हो। शहरीन की आंखें फटी की फटी रह गईं। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि जो शहराम कभी इसके इशारों पर नाचता था, आज इसने इतनी बेदर्दी से इसे ठुकरा दिया। वो पैर पटकती हुई जलील होकर वहां से चली गई। शहराम ने एक लंबा और पुरसकून सांस लिया। इसके माँ बाप भी खामोशी से सब देख रहे थे और अब इन्हें भी अंदाजा हो चुका था कि इनके बेटे की हकीकी खुशी मारिया और इसकी बेटी में है। शहराम घूमकर मारिया की तरफ बढ़ा। मारिया की आंखों से खुशी और बेयकीनी के आंसू बह रहे थे। शेराम ने मारिया के पास जाकर इसका हाथ थामा और इसकी गोद में मौजूद नन्ही बेटी के चेहरे को चूमा। मारिया, शेराम ने मारिया की आंखों में आंखें डालकर इंतहाई मोहब्बत और अकीदत से कहा, तुम ही मेरी पहली और आखिरी बीवी और अब तुम ही मेरी पूरी जिंदगी हो। मुझे कभी खुद से दूर मत करना। मारिया ने पहली बार मुस्कुराते हुए अपना सर शेराम के शाने पर रख दिया। आज इसका इंतजार, इसका सब्र और इसकी तकलीफ खत्म हो चुकी थी। इसे इसके हिस्से की वो तमाम खुशियां और एहतराम मिल चुका था जिसकी वो हमेशा से हकदार थी।